Now, before going to the particular list, I want to discuss the different sections that we have in our social science exam. The first section, that is of MCQs. You will be getting some 20 MCQs on this. Then we have 2 mark questions, 3 mark questions and 5 mark questions along with the map work. Correct? Now, what I want to highlight and really emphasize on कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है. देखो, MCQs आपका कॉन्सेप्ट चेक करेगा. ठीक है, कंसेप्ट मतलब उस पर्टिकुलर चैप्टर में किस चीज़ के बारे में बात की है. कोई पर्टिकुलर वर्ड्स होंगे जिस चीज़ के बारे में आपका कीवर्ड्स बनेंगे, राइट. तो देखो, जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो, यू ऑलवेज हैव टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स फर्स्ट. कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो, हर एक चैप्टर में यू विल बी एबल टू सी सर्टेन वर्ड्स दैट वी डोंट यूज इन आवर डेली लैंग्वेज ऑब्वियसली, राइट. अब ये वहाँ पे एक पर्टिकुलर टर्म भी बन जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल टेक एग्जांपल ऑफ ज़ोल्वेरियन. ठीक है, ये एक पर्टिकुलर कस्टम यूनियन था. अब ये चीज़ आपको कैसे पता रहेगी? जब आप ये पर्टिकुलर चैप्टर को फर्स्ट रीडिंग में हाईलाइट करके वर्ड्स निकालोगे कि ये न्यू वर्ड्स है, ये न्यू टर्म्स है, राइट. इस चीज़ से आपके कीवर्ड्स बन जाएंगे विच विल हेल्प यू इन योर ज्योग्राफी, इन योर सिविक्स, इन योर हिस्ट्री एज वेल एज इकोनॉमिक्स. करेक्ट. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, MCQs मोस्टली इसी सब चीज़ों पे पूछे जाते हैं. देन यू हैव टू एनालाइज कि विच पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज करेक्ट, विच पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, है ना. ये सब क्या चेक कर रहे हैं? आपका कंसेप्चुअल नॉलेज. ठीक है, बात आती है फिर 2 मार्क के क्वेश्चन की. अब देखो, 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपको ध्यान में रखना है, यू डोंट हैव टू राइट द एंटायर पेज. ठीक है, देखो 2 मार्क के लिए मतलब वैल्यू पॉइंट्स कितने देख रहे हैं? 3 से 4. 3 से 4 इसलिए बोल रहे हैं हम ताकि आप उसमें से 3 से 4 में से 2 तो करेक्ट रहेंगे, राइट. तो वी विल लुक एट द वैल्यू पॉइंट्स. ओके, सो फर्स्ट यू विल राइट इट इन द बुलेट पॉइंट्स. बुलेट पॉइंट्स पता है आपको? टू द पॉइंट लिखो वर्ड, अंडरलाइन इट एंड उसका एक्सप्लेनेशन लिखो. ठीक है, देन द सेकेंड बुलेट पॉइंट. दिस इज हाउ यू विल राइट योर आंसर्स. देन 3 मार्क क्वेश्चंस. 3 मार्क्स के लिए कितने वैल्यू पॉइंट्स रहने चाहिए? 4 से 5. ठीक है, अब वैल्यू पॉइंट्स क्या है? दीज आर द पॉइंट्स दैट आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पर्टिकुलर टॉपिक. एंड कौन सा टॉपिक? दैट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ठीक है, अब आते हैं 5 मार्क्स पे. 5 मार्क्स पे कितने बुलेट पॉइंट्स लगेंगे, कितने वैल्यू पॉइंट्स लगेंगे? एटलीस्ट 6 to 7, सो दैट उसमें से 5 आपके करेक्ट हो सकता है 7 के 7 करेक्ट हो, यू विल स्कोर फुल, राइट. एंड देखो, फ्लो चार्ट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. अब फ्लो चार्ट्स क्या होता है? इन फ्लो चार्ट्स व्हाट यू विल डू कि जो टॉपिक लिखा है उसके आपको कितने वैल्यू पॉइंट्स आप डिटेल में लिखने वाले हो, already make a flow chart of it, either at the start of the answer or at the end of the answer. Okay, you need to underline major keywords, highlight major points that you want to get highlighted so that the teacher knows, the one who is correcting, they know that yes, you have written that. ठीक है, so underlining is very important, making flowcharts is very important. Make sure कि you are explaining your bullet points. First write the bullet point, to the point लिख दो वो value point को, then उसके आगे arrow दे के उसको explain कर दो. This is how your perfect answer will look. ठीक है, now ऐसे करते करते we will see. Now coming to the checkpoints. ठीक है, now let me open this document. Yes. First we will go through the checkpoints, okay? Yes. Let's discuss. Now see, as you can see on the screen, first example, first checkpoint is of rise of nationalism in Europe. अब देखो, इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. फर्स्ट थिंग क्या लिखा है? रोल ऑफ आइडियाज लाइक लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी. नाउ इसी चीज के अंदर क्या आएगा कि हाउ नेशनलिज्म वाज इंक्रीजिंग इन द यूरोपियन कॉन्टिनेंट. ठीक है,
एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन का उसमें क्या काम था। फ्रेंच रेवोल्यूशन से अगर कंपेयर करते हैं तो क्या आएगा, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इफ़ यू रिमेंबर इन 9th स्टैंडर्ड। सी अभी हम लोग सिर्फ चेक पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट अ डिटेल्ड रिविजन। अगर आपको कोई भी इसमें से पॉइंट्स दिख रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यूनिफिकेशन मूवमेंट्स, जिसमें बात की है किसकी, जर्मनी, इटली, ठीक है। अब ये चीज़ आपको दिख गई चेक पॉइंट में। इफ़ यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद इट, प्लीज़ प्रिपेयर, गो बैक, स्टडी अबाउट इट, अंडरस्टैंड एंड देन मेमोराइज, ठीक है। सो सबसे पहले कैसा है कि वी आर लुकिंग इनटू फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है, राइट। 9th स्टैंडर्ड में फ्रेंच रेवोल्यूशन हमने डिटेल में देखा। अब उसके बाद क्या होता है, उसी के थ्रू नेशनलिज्म फैलता है, राइट। नेशनलिस्ट मूवमेंट्स कैसे होते हैं लोगों के अंदर सोशलिज्म आता है, नेशनलिज्म आता है, रोमांटिसिज्म विल टेक प्लेस। रोमांटिसिज्म क्या है कि थ्रू फोकलोर, थ्रू पोइट्रीज, थ्रू सॉन्ग्स, राइट, थ्रू पेंटिंग्स, अ पर्टिकुलर आइडिया ऑफ फ्रीडम इज बीइंग स्प्रेड, ठीक है। अब जैसे कि आइडियाज ऑफ लिबर्टी, आइडियाज ऑफ इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी। नेक्स्ट आता है यूनिफिकेशंस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा रोल है नेपोलियन का, जैसे ही गॉट डिफीटेड इन द वॉर ऑफ वाटरलू, लेकिन उसके पहले उसने क्या क्या किया, राइट। वी विल डिस्कस अबाउट दैट, यू विल हैव टू नो अबाउट इट। ज़ोल्वेरियन क्या था, ठीक है, द कोड क्या था, ठीक है। दीज आर द मेजर कॉन्सेप्ट्स दैट यू नीड टू नो। देन रेवोल्यूशंस अक्रॉस यूरोप। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट आता है जो कि बताता है कि हाउ इकोनॉमिक डिप्रेशन अफेक्टेड यूरोप एज वेल एज द एंटायर द अदर कॉन्टिनेंट्स एज वेल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको कंपैरिजन में लेनी है। यूनिफिकेशन मूवमेंट्स में क्या क्या देखोगे, जर्मनी, इटली। अब इसमें नाम किस किस का है जर्मनी में मेजर नाम किसका आता है, ऑटो वन बिस्मार्क, एंड हाउ ही यूज्ड हिज पॉलिसी, राइट। अब ये पॉलिसी यूज़ करके उसने कैसे किस वे में यूनिफिकेशन के तरफ सबको लेके गया, राइट। देन इटली, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, मजीनी, कैवर, गरिबाल्दी, इमानुअल, ये सब के नाम आने चाहिए, ठीक है। हाउ इट वॉज डिवाइडेड। एंड इसमें एक छोटा सा पॉइंट एक और आता है, दैट इज़ ऑफ ब्रिटेन, है ना। अब इसमें ज़्यादा डिटेल में देखना नहीं है, एथनिसिटी का डाइवर्जन था, राइट। आयरिश, इंग्लिश, वेल्श, स्कॉटिश, राइट, ये सब अलग अलग थे। उसके बाद उस वे में उनके पास अलग अलग बार इन्होंने रिवॉल्ट किया, रेवोल्यूशन लाया, लास्ट में इन्हें यूनिफिकेशन मिला। लेकिन किस वे में, दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन। जर्मनी एंड इटली में सब साथ आए टू मेक द कंट्री यूनिफाइड, ठीक है। लेकिन ब्रिटेन में क्या होता है, हर डाइवर्सिटी अलग थी, दैट्स वाई यहाँ पे यूनिफिकेशन क्या हुआ एग्जैक्टली कि सबको अलग अलग फिर एरियाज मिल गए, ठीक है। दैट इज द डिफरेंस। रोल ऑफ कल्चर, लैंग्वेज के थ्रू यू नीड टू रिमेंबर पॉलिश, पोलैंड, यहाँ पे लैंग्वेज के कारण लोग यूनाइट हुए, दैट्स वाई दे केम फॉरवर्ड, दे केम टुगेदर एंड दैट लेड टू द यूनिफिकेशन। So in this we have used different images, right? जैसे कि नेशनलिज्म इन इंडिया में आपने देखा भारत माता, है ना। वैसे ही याद करो हमने जर्मनी के लिए क्या लिखा है, जर्मनी के लिए क्या नाम दिया है, फ्रांस के लिए क्या नाम दिया है, रिवाइज दिस, ठीक है। नाउ बाल्कन स्टेट्स, ठीक है, हाउ इट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। यहाँ पे क्या एथनिसिटी डिवर्जन आया, बाहर के बड़े बड़े पावर्स इनके ऊपर रूल करने का ट्राई कर रहे थे, राइट, जिस चीज़ के कारण इन्होंने यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, एंड दैट लेड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ठीक है। सो ऑल इन ऑल दीज आर द मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स एट द फर्स्ट लेवल। ये सब आपको एकदम एट द ग्लांस आपको पता ही रहना चाहिए। सेकेंड लेवल पे क्या रहेगा, तो जो थोड़ा डिटेल में जाएगा, ठीक है, कि किस वे में एग्जैक्टली how the unifications happened, how exactly the fall of different emperors, different dictators and different personalities कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, and why, what was the impact of it, ठीक है। इस वे में आप पढ़ोगे
लास्ट में दिस विल क्लियर मोस्ट ऑफ योर कॉन्सेप्ट्स. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेशनलिज्म इन इंडिया. पहली चीज, इट्स द चैप्टर स्टार्ट्स विथ हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अफेक्टेड इंडिया. ठीक है. क्यों, कैसे अफेक्ट किया? दो पावर्स चल रहे थे, राइट? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन से थे, याद करो. सेंट्रल थे, एक्सिस थे. विच वन? सेंट्रल एंड एक्सिस सेम है, अलाइड अलग है. व्हाट इज द थिंग, व्हाट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन था? अलाइड फोर्सेस एंड सेंट्रल पावर्स, राइट? सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन थे? अलाइड फोर्सेस एंड एक्सिस पावर्स. ठीक है. अब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूके वॉज इन दी अलाइड फोर्सेस, राइट? अब अलाइड फोर्सेस में यूके था. हम पे कोलोनिज्म के थ्रू या थ्रू इम्पेरियलिज्म कौन रूल कर रहा था? ब्रिटेन, राइट? यूके, राइट? दैट्स वाई जो हम पे रूल कर रहा है, दे वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. दैट्स वाई इंडिया वॉज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व. ठीक है. नाउ इसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सब एक बार देख लो. अब इसके बाद ये द सीक्वेंस इज हियर एंड देयर. गांधी जी लौटते हैं. उन्होंने साउथ अफ्रीका में ऑलरेडी एक सत्याग्रह निकाला था अगेंस्ट अपार्थाइड, अगेंस्ट द रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, है ना. अब जब वो वापस लौटते हैं, हियर 3 सत्याग्रह मूवमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद. यहाँ पे डायरेक्टली कैसे याद करोगे? अहमदाबाद में किसकी बात की गई थी? कॉटन मिल वर्कर्स की. खेड़ा में, चंपारण में. तीनों का आपको याद रखना है. ठीक है. नेक्स्ट, ये स्ट्रैटेजी क्यों यूज हुई थी, इसका मीनिंग क्या था? ठीक है. क्यों था ये आपको समझना है. क्या था कि हमें विदाउट वायलेंस हमें अपनी आज़ादी चाहिए. नेक्स्ट, इस चीज़ के कारण क्या होता है? द इंक्रीजिंग एट्रोसिटीज फेस्ड बाय इंडियंस लेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स, राइट? अब इनमें से एक मूवमेंट है रोलेट सत्याग्रह. मार्शल लॉ याद करो. ठीक है. मार्शल लॉ, रोलेट एक्ट. ठीक है. रोलेट एक्ट लगा पहले. ठीक है. रोलेट एक्ट में क्या होता है? द 2 मेजर पॉइंटर्स फॉर इट, रिवाइज दिस. सेकेंड, इस चीज़ के कारण मार्शल लॉ लग के किसके पास ज़्यादा पावर्स आ जाती है, या कौन पावर ले लेता है अपने हाथ में. ठीक है. एंड दिस विल लीड टू द जलियांवाला बाग मैसेकर. ठीक है. आई एम ट्राइंग टू मेक यू क्वेश्चन योर ओन कंसेप्चुअल नॉलेज. ठीक है. इसी वे में आपको अपना रिविजन करना है. जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, यू शुड नो द आंसर, एंड इफ यू डोंट नो द आंसर, यू शुड गो बैक टू दीज टॉपिक्स, रिवाइज एंड देन आंसर. ठीक है. देन नेक्स्ट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. अब इसके मेजर पॉइंट्स क्या है? कॉजेस, क्यों हुआ, इसमें की इवेंट्स क्या थे, एंड विड्रॉल कैसे हुआ. ठीक है. अब कॉजेस में क्या क्या आ जाएगा? क्या कॉजेस थे? Everyone was looking for a united movement, है ना. So Gandhi ji used certain policies, certain strategies to unite the entire nation. इसी बीच में आता है हमारा खिलाफत मूवमेंट, है ना. खिलाफत मूवमेंट क्यों आता है? याद करो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कौन जीता? Who and who lost? ठीक है. यहाँ पे यूके, that is one of the countries involved in फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन अलाइड फोर्सेस. सेंट्रल पावर्स में कौन है? जर्मनी है, साथ ही साथ जापान है. अब इन्हीं के साथ साथ एक और कंट्री है, दैट इज ऑटोमन एम्पायर, विच इज टर्की. ऑटोमन एम्पायर का स्पिरिचुअल हेड का नाम खलीफा, राइट. अब इनके ऊपर रूमर्स फैलाते हैं कि इनके ऊपर एक ट्रीटी लगेगी. ठीक है. अ वेरी ब्रूटल ट्रीटी, जिस चीज़ के कारण इस चीज़ का, ये इंसिडेंट का फ़ायदा किसने उठाया एंड क्यों उठाया? व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस? दिस लेड टू द यूनिफिकेशन, सॉरी नॉट यूनिफिकेशन, विल से दिस इज हाउ द मुस्लिम कम्युनिटी अलॉन्ग विद द हिंदू कम्युनिटी दे केम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. ठीक है. इसी के कारण कौन सी मूवमेंट बनती है?
कौन सी कमेटी बनती है? खिलाफत कमेटी। कौन बनाता है? मोहम्मद अली, शौकत अली। और साथ ही साथ गांधी जी एक तरफ मूवमेंट चला रहे हैं और खिलाफत मूवमेंट के थ्रू, खिलाफत कमेटी के थ्रू अलग जगह पे अलग अलग कम्युनिटीज मिलके दे आर गेटिंग यूनाइटेड। ठीक है ना, इसी के चलते नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है। ठीक है, अब जब ये विड्रॉल होता है कौन से इंसिडेंट से होता है? द चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, अब इसी के बाद आपके कौन से पैक्ट्स आते हैं? गांधी इरविन पैक्ट, सॉल्ट मार्च आ जाएगा, यहीं पे आपके साइमन कमीशन की बात होती है ये सब पीरियड में। ठीक है, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को आप कैसे याद करोगे? मेक फ्लो चार्ट्स। टॉपिक लो, साइमन कमीशन, उसके एरोज में अलग अलग टॉपिक्स निकालो। कैसे निकालोगे? टॉपिक निकाले, हर एक के वैल्यू पॉइंट्स। साइमन कमीशन कब आया, क्यों आया था, कितने मेंबर की कमेटी बनने वाली थी, इसे क्यों इंडियंस ने एक्सेप्ट नहीं किया, ये सारे क्वेश्चंस का आपको उसमें की पॉइंट्स में आंसर लिखना है। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, नॉन कोऑपरेशन का मतलब क्या होता है? दैट वी विल नॉट कोऑपरेट विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, एंड सिविल डिसोबीडियंस मतलब, ओबीडियंस मतलब you are being obedient, you are following the laws and rules. Disobedience, we will break those laws, we will not follow, we will boycott, right? तो civil disobedience movement में क्या होता है? फ्रीडम की मांग है, लेकिन साथ ही साथ what we are doing now, we are going against the laws, we will not follow. So सबसे पहला कौन सा लॉ टूटा? The salt law. ठीक है, तो यहाँ पे आपको हर एक इसके कैसे याद रखोगे? सॉल्ट लॉ को ही क्यों लिया, सॉल्ट लॉ को ही क्यों तोड़ा, सॉल्ट मार्च ही क्यों किए? सॉल्ट वॉज समथिंग यूज्ड बाय एवरीवन, है ना, एंड हमें इजाज़त नहीं थी कि हम सॉल्ट बनाए, है ना, ना ही हम बना सकते थे, और उसके टैक्सेस कौन लेता था? ब्रिटिशर्स। दे वर ओनली प्रोड्यूसिंग इट, है ना, एंड दे वर ओनली चार्जिंग द टैक्सेस फॉर इट। इसीलिए गांधी जी ने सबसे पहले कौन से लॉ को तोड़ा? सॉल्ट लॉ। कैसे तोड़ा? डांडी मार्च या सॉल्ट मार्च, है ना, कहाँ से कहाँ तक किया, कब किया, इसके चलते थ्रू डांडी मार्च विच पर्टिकुलर लॉ वॉज ब्रोकन। ठीक है, यू शुड नो द आंसर्स टू दिस। नेक्स्ट, इसी के चलते गांधी इरविन पैक्ट क्या था, इसका भी एक फ्लो चार्ट बनाओ। दूसरा फ्लो चार्ट, साइमन कमीशन। ठीक है, इस वे में जब फ्लो चार्ट्स बनाओगे आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। अब जैसे मैं बोल रही थी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इनमें आपको एक और चीज़ समझनी है कि कौन से सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी ज़्यादा इन्वॉल्व थे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में यू विल सी कंट्री साइड मूवमेंट्स, प्लांटेशन वर्कर्स, टाउन, है ना, और साथ ही साथ इसमें एक और आता है द गुडेम हिल्स। ये सब का आपको शॉर्ट नोट्स बनाना। ठीक है, प्लांटेशन वर्कर्स पे क्या हुआ? दे वर नॉट एबल टू मूव, है ना, एक आई एम जस्ट गिविंग यू अ हिंट टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। गुडेम हिल्स, व्हाट वाज इट? पुलिस स्टेशन पे दे अटैक्ड, है ना, एंड देयर इज वन मेजर फिगर जिसका नाम आता है, याद करो। ठीक है, देन टाउन्स में कैसा देखा गया? कंपेयर। सबसे मेजर क्वेश्चंस आते हैं इसमें से कि हाउ द पर्टिकुलर मूवमेंट दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज सीन इन द कंट्री साइड, वाज सीन इन द प्लांटेशन, वाज सीन इन द टाउन्स। ठीक है, नेक्स्ट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के वक्त किसका ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट था? इंडस्ट्रियलिस्ट थे। उसके बाद वुमेन पार्टिसिपेशन। ठीक है, ये सब डिफरेंसेस है। देन यहाँ पे जैसे लिखा है पार्टिसिपेशन ऑफ पेजेंट्स, ट्राइबल्स, इंडस्ट्रियल वर्कर्स, वुमेन, ये किस में होता है? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ठीक है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में मुस्लिम कम्युनिटी, हिंदू कम्युनिटी साथ ही साथ वर्क कर रही थी, दे वर यूनाइटेड एट अ सर्टेन पॉइंट, बट सिविल डिसोबीडियंस आते तक सब लोग अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब यही सब पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देन रोल ऑफ सिम्बॉल्स, ट्राई कलर, वंदे मातरम, फोक सॉन्ग्स कौन से बने, किसने बनाया। ठीक है, ये सब के नाम आपको याद रखना है। आई होप दिस मच इज क्लियर। सेम वे
द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है। आपको क्या क्या याद रखना है? सिल्क रूट्स, ठीक है, सिल्क रूट्स का इम्पोर्टेंस, इसके कारण ग्लोबलाइजेशन कैसे बढ़ा। नेक्स्ट, हाउ फूड ट्रैवल्ड, इसमें स्पेगेटी, नूडल्स, सिसिलीज, सब पास्ता, ये सब कैसे नाम कहाँ कहाँ चेंज हुआ, कैसे कैसे वो अलग अलग रीजन में ट्रैवल किया, कहाँ से किया, कहाँ तक किया, ये सब आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद डिजीजेस कैसे फैले, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ नूडल्स, पोटैटो फूड में, ठीक है, किस वे में ये सब बढ़ा, एंड सिल्क रूट में किस किस वे में उस वक्त किस किस टाइप के रूट्स थे, लैंड रूट्स, सी रूट्स, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। देन प्रिंट कल्चर। प्रिंट कल्चर में आपको क्या याद रखना है? स्टार्ट कैसे हुआ है? रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, इसके कारण किसका स्प्रेड हुआ, ठीक है, कैसे कैसे प्रिंटिंग के थ्रू, पहले हैंड रिटन था, फिर बाद में प्रिंटिंग बना, ठीक है, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस के पहले कौन सी प्रिंटिंग की बात होती है? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। तो हैंड रिटन टेक्स्ट, फिर वुड ब्लॉक, देन प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। अगर हैंड रिटन है और वुड ब्लॉक है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग कौन सा है? हैंड रिटन। इसमें ज्यादा टाइम लगेगा? नहीं, कंपैरेटिवली, ठीक है। इस चीज के बाद ही अगर हैंड प्रिंटेड है और वुड ब्लॉक्ड है, वुड ब्लॉक प्रिंटेड है, ज्यादा डेलिकेट क्या रहेगा? हैंड प्रिंटेड, है ना। कॉस्ट किसकी ज्यादा रहेगी? हैंड प्रिंटेड। अब वही चीज वुड ब्लॉक अगर थोड़े ज्यादा लेवल पे हो रहा है, मतलब प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लेकिन अब यही चीज हमने अगर हैंड रिटन एंड वुड ब्लॉक एक तरफ और एक तरफ प्रिंटिंग प्रेस है, तो क्या होगा? ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव, अफोर्डेबल कौन सा रहेगा? प्रिंटिंग प्रेस। क्यों? क्योंकि बल्क में प्रोडक्शन हो सकता है ना। फिर नेक्स्ट चीज, ज्यादा डेलिकेट कौन सा रहेगा? हैंड रिटन, देन वुड ब्लॉक एंड लास्ट में प्रिंटेड। क्यों? क्योंकि हम लोग इसे हाथ से लिख रहे हैं, वुड ब्लॉक भी मैनुअली हो रहा है। उसके बाद जब प्रिंटिंग प्रेस में होता है तो इसकी इट विल बी मोर ड्यूरेबल, ठीक है। ट्रांसपोर्ट उसको करा सकते हैं हम लोग, एक्सपोर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अब टाइम कंज्यूमिंग कौन सा रहेगा? वुड ब्लॉक, और उससे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हैंड रिटन। देन प्रोडक्शन बढ़ रहा है, जल्दी जल्दी चीजें हो रही है। अब इस चीज के कारण जब बुक्स की अमाउंट, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, कौन सी ऑडियंस बनेगी? द रीडिंग ऑडियंस, है ना। उसी के साथ साथ नए एम्प्लॉयमेंट कौन से बनेंगे? राइटर्स, राइट, दोज विल बी राइटिंग न्यू थिंग्स एज वेल एज। अब देखो, कोई चीज अगर बढ़ रही है, कोई नई चीज अगर हमारे सोसाइटी में आ रही है, तो ऑब्वियसली उसके एक्सपर्ट्स जो रहेंगे वो कम रहेंगे। तो इसी चीज के कारण टीचर्स, फिलोसोफर्स, है ना, जो लोगों के पास उस चीज का विजडम है, वो लोग अपनी विजडम, अपनी प्रीचिंग्स देने लग गए, स्प्रेड करने लग गए, जिस चीज के कारण क्या होगा? कौन सा एम्प्लॉयमेंट बन रहा है? टीचर्स, राइट। अब जो लोग पढ़ नहीं पाते, देखो एक वर्ड है आपके इसमें, वर्नाकुलर, है ना। अब जो लोग पढ़ नहीं पा रहे, उनको कैसे बताएंगे ये सब चीजें? थ्रू पेंटिंग्स, थ्रू आर्ट, ठीक है, थ्रू विजुअल फिगर्स, है ना। तो इस चीज के कारण पेंटिंग्स, पेंटर्स बढ़ गए। तो दिस इज हाउ द इम्पैक्ट वॉज देयर। प्रिंटिंग प्रेस क्या याद रखोगे? उसमें इन्वेंशन कैसे हुआ, उसका इम्पैक्ट क्या हुआ। अब देखो, कोई भी आइडिया अगर है, अगर वो मैं आपको बोल के बता रही हूँ, विच वन विल बी बेटर? जो बोला है वो, या जो लिख के स्प्रेड किया है वो? लिख के, राइट, क्योंकि बाद में आप उसे वापस से पढ़ सकते हो। हम जो बोलते हैं वो एक के बाद दूसरे के बाद तीसरे के पास जाते तक वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, लेकिन लिखी हुई चीज़ नहीं होगी। दैट्स वाई फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी प्रिंटिंग का इफेक्ट आया था, ठीक है। कैसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ऑफिशियल हुए? ऑफिशियल होना मतलब यू कैन चेंज इट, वो लिखा हुआ है ना। तो ये सब चीज़ें हो गई। देन प्रिंट इन कॉलोनियल इंडिया, इसी के कारण कैसे स्प्रेड हुआ? एक थॉट प्रोसेस स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, एक नेशनलिस्ट मूवमेंट स्प्रेड हो रही है। ये सब कैसे हो रहा है? थ्रू द प्रिंटिंग वर्क। देन ग्रोथ ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड नॉवेल्स, जो चीज़ लिखी हुई है
इसके कारण वुमेन ने भी आगे आके, इवन दो दे वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, टेक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द मूवमेंट्स, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, घर ही बैठे बैठे बनाना स्टार्ट कर दिया, लिखना स्टार्ट कर दिया, जिस चीज़ के कारण वी गॉट टू नो व्हाट आर द स्ट्रगल्स फेस्ड बाय वुमेन। इसीलिए फिर वुमेन मूवमेंट्स बने, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सब चीज़ें आपको पूरे हिस्ट्री में, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको याद रहने चाहिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या याद रखोगे? रिसोर्स एंड डेवलपमेंट में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, बायोटेक, अबायोटेक, ठीक है। अब ये देखो, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जब भी ये दो चीज़ें आ रही है, रिसोर्सेज कौन से हैं, वो कैसे डिप्लीट हो रहे हैं एंड उसे हम लोग कैसे कंजर्व करें, तो ये चीज़ें रहेगी रिसोर्सेज के लिए। डेवलपमेंट के लिए हम याद रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन आपको याद रहनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत जगह पे यूज होगी, ठीक है। देन इसीलिए टाइप्स हो गए। अब इसमें लैंड रिसोर्सेज कौन से हैं? लैंड रिसोर्सेज जो है उनका डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, उनका कंजर्वेशन कैसे होगा, एंड लैंड यूज, अलग अलग लैंड फॉर्म्स के कितने यूजेस हैं, इस पे बनेंगे आपके क्वेश्चंस। ये आपके टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको पता रहने चाहिए। एंड जब क्वेश्चन पढ़ोगे, whenever you will be reading the question, you should know कि which particular concept is being asked. If they are asking about the conservation and you are answering about degradation, मिलेंगे मार्क्स? नहीं। लेकिन कंजर्वेशन पूछ रहे हैं तो आपको एक लाइन में लिखना है कि डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, देन यू गो इन डिटेल फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है। देन सॉइल टाइप्स, सॉइल टाइप्स में आपको याद रहना चाहिए एलुवियल, ब्लैक, रेड, एरिड, लैटेराइट, ठीक है। अब ये कहाँ पाए जाते हैं, इनका डिस्टिंक्शन क्या है, डिस्टिंक्शन मतलब इनका डिफरेंस क्या है, ठीक है, कहाँ मिलते हैं, ठीक है। अब ये कौन से क्रॉप्स इस पे ज़्यादा अच्छे से उगते हैं, इन्हें कैसा मौसम चाहिए, इनमें मॉइस्चर कंटेंट कितना है। इफ़ यू कंपेयर बिटवीन एलुवियल एंड एरिड, किसका ज़्यादा मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी रहेगी? एलुवियल ज़्यादा फर्टाइल कौन सा रहेगा, ठीक है। सो ये सब डिफरेंस आपको पता रहने चाहिए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अब देखो, इसमें से आपका आई गेस द एंडेंजर्ड स्पीशीज, एक्सटिंक्ट वाले, ये वाला टॉपिक आपका स्किप्ड है, बट जस्ट एक जनरल नॉलेज के लिए इफ़ यू वांट टू नो यू कैन। अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? अब इसके लिए देखो, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन कैसे हो रहा है, पोचिंग कैसे हो रही है, जिसका इफेक्ट किस पे आ रहा है? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायो डाइवर्सिटी, ठीक है, जहाँ पे फ्लोरा फौना साथ है, और इन चीज़ के कारण हमारा एनवायरनमेंट कैसा बनता है, ठीक है। तो इन्हें, ये है क्या चीज़, उनके थ्रेट्स क्या है, थ्रेट्स मतलब इन्हें किस चीज़ से इफेक्ट होता है, किस चीज़ के कारण बायोडाइवर्सिटी विल गेट अफेक्टेड, दे विल डिप्लीट, ठीक है। देन अब इन्हें बचाने के लिए क्या करेंगे? कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, ठीक है। अब यहाँ पे आपका आता है अलग अलग मूवमेंट्स। देखो, यहाँ पे आपके अलग अलग प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, प्रोजेक्ट टाइगर है ना, हमने अलग अलग राइनोसॉरस के लिए भी निकाले हैं, सबके लिए निकाले हैं, लेकिन ये शायद आपका डिलीटेड भी है। लेकिन एज आई से, ये डिलीटेड रहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे हाथ ना लगाओ, एक बार पढ़ तो सकते ही हो, जस्ट टू गेट अ जिस्ट ऑफ इट, राइट। तो यहाँ पे अलग अलग मूवमेंट्स कैसे हुए हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स किसने निकाला है? गवर्नमेंट ने। मूवमेंट्स किसने निकाला है? कम्युनिटी ने, ठीक है। अब जैसे चिपको मूवमेंट हो गया, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट में क्या होगा कि जब गवर्नमेंट कम्युनिटी को, कम्युनिटी कौन है? हो सकता है वहाँ के ट्राइबल पीपल हो, है ना, वहाँ के आसपास के विलेज पीपल हो, उन्हें क्या दे देता है? एक अथॉरिटी दे देता है कि यस दे कैन लिव देयर, बट इन रिटर्न दे विल हैव टू कंजर्व द फॉरेस्ट, एंड उसके बदले द गवर्नमेंट विल गिव देम द प्लेस of their livelihood with them only, it will be with them, ठीक है। अब different types of forest याद है, protected, reserved, हाँ, ये सब का डिफरेंस आपको देखना है, ओके। देन कंजर्वेशन के लिए क्या किया है हमने? इन सिटू, एक्स सिटू मेथड्स, ये आपके इसमें डिटेल में नहीं है, तो अगर नहीं पता, डिफिकल्ट लग रहा है, एक बार पढ़ो, डन, ठीक है।
देन कमिंग टू दी वाटर रिसोर्सेज. क्या है वाटर रिसोर्सेज? जब भी रिसोर्सेज की बात आएंगी उस पर आपको याद रखना है व्हाट आर दोज रिसोर्सेज, वो अभी डिग्रेड कैसे हो रहे हैं, इफेक्ट कैसे हो रहे हैं, और उसे कंजर्व करने के लिए क्या करना है. ठीक है. अब इसमें सबसे पहले वाटर स्कैरसिटी, जैसे कि मैंने कहा कॉजेस एंड चैलेंजेस. ठीक है. अब वाटर स्कैरसिटी के लिए क्या कर रहे हैं हम. ठीक है. अब इसमें एकदम बेसिक आंसर मत लिखना कि टू सेव वाटर, टर्न ऑफ द टैप, ये सब तो है ही, लेकिन अब 10th के हिसाब से आपको लिखना है. ठीक है. तो डिफरेंट मेथड्स लिखो, है ना. रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. अब ट्रेडिशनल मेथड्स कौन से थे, टंकास हो गए, है ना. तो यहाँ पे आपको ये सब अलग अलग वाटर हार्वेस्टिंग वाले, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के भी ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड्स पता रहने चाहिए. मेघालय का नाम लिखना है. ठीक है. मेघालय में कौन सा था मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, एंड तमिलनाडु में, राजस्थान में. ठीक है. यू नीड टू सी दिस. देन अलग अलग रिवर प्रोजेक्ट्स, भाखरा नंगल, सरदार सरोवर, तहरी. अब ये कहाँ लोकेट होते हैं, ये क्यों बनाए गए, और ये कौन से इश्यूज को एड्रेस करते हैं. ठीक है. रिवर नर्मदा, कौन से प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, कौन से मूवमेंट्स हुई है, ये सब आपको याद रहने चाहिए. नाउ कमिंग टू द एग्रीकल्चर पार्ट. टाइप्स ऑफ फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, इंटेंसिव, कमर्शियल एंड प्लांटेशन. इनमें डिफरेंस आपको मतलब अभी तक इतने अच्छे से समझ के हो जाना चाहिए. क्या डिफरेंस रहेगा, लैंड साइज, हाउ मेनी पीपल आर रिक्वायर्ड, व्हाट टाइप्स ऑफ टूल्स आर यूज्ड, एंड प्रॉफिट कहाँ से आता है और किसमें कम है किसमें ज्यादा है. देखो, प्रिमिटिव, इंटेंसिव, कमर्शियल, एक ही क्रॉप, फॉर एग्जाम्पल वीट पता है. हाँ. अब वीट प्रिमिटिव में भी आ सकता है, इंटेंसिव में भी और कमर्शियल में भी. लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, लैंड साइज, प्रोडक्शन कितना है, सबसे ज्यादा किस में होगा. अगर कंपेयर किया प्रिमिटिव एंड इंटेंसिव में ज्यादा रहेगा, कमर्शियल में क्या ज्यादा रहेगा, प्रॉफिट. ठीक है. तो ये आपको समझना है. प्लांटेशन का मतलब जहाँ पे फार्म भी है और साथ ही साथ वहाँ पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग भी हो रही है, दिस इज प्लांटेशन. नाउ मेजर क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स एंड नॉन फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स, ये 3 रहेंगे. फूड क्रॉप्स में आपको दिख सकता है स्क्रीन पे, राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस. लेगुमिनस, व्हाट आर लेगुमिनस क्रॉप, पता रहना चाहिए. लेग्यूम्स भी बोलते हैं इन्हें. ठीक है. देन नॉन फूड क्रॉप्स कौन से रहेंगे, सिल्क आएगा इसमें, आएगा. फाइबर क्रॉप्स कौन से रहेंगे, देख लो. ठीक है. अब टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये सब क्या है देखना पड़ेगा. ठीक है. ऑपरेशन फ्लड, एक ये दिया है आपके इसमें वर्ड, व्हाट इज इट रिलेटेड टू. आपको लगेगा कुछ फ्लडिंग से रिलेटेड है, मतलब पानी से रिलेटेड है. नो, दिस इज रिलेटेड टू दी वाइट रेवोल्यूशन. वाइट रेवोल्यूशन किसके लिए था, मिल्क के लिए. ठीक है. ना मिनरल्स, एनर्जी, रिसोर्सेज, सेम चीज. रिसोर्सेज की बात आई है, मिनरल्स किस टाइप के हैं, क्या क्या होते हैं, एंड ये कैसे कम हो रहे हैं, उससे कैसे बचाया जाए. एनर्जी, कितने टाइप्स है उसके, उसे कैसे कंजर्व किया जाए. ठीक है. तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप्स ऑफ मिनरल्स कौन से, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक यहाँ पे रहेंगे, और कौन से, एनर्जी, राइट. मेटेलिक के टाइप्स, नॉन मेटेलिक के कोई टाइप है, एनर्जी सोर्सेज के कोई टाइप है, देख लो. ठीक है. अब बाद में नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन, इनका अकरेंस, मोड ऑफ अकरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. अलग अलग वेज में होते हैं, वेन्स में, बेड में, शीट फॉर्म में. ठीक है. कौन से होते हैं देख लो, कहाँ कहाँ मिलते हैं ये. ओशनिक मॉड्यूल्स याद है, देखना है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आयरन ओर, बॉक्साइट, माइका, लाइमस्टोन, ये सब चीज़ों में आपको पता रहना चाहिए कि ये कैसे फॉर्म हो रहे हैं. देन एनर्जी रिसोर्सेज कितने टाइप के हैं, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल. याद रखना, कन्वेंशनल का मतलब रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है, कन्वेंशनल मतलब नॉन रिन्यूएबल.
नॉन कन्वेंशनल मतलब रिन्यूएबल, इस वे में याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज, कोल किस में आएगा, पेट्रोलियम, सोलार, विंड, न्यूक्लियर एनर्जी, बायोगैस किस चीज में आएगा, प्लीज मेक श्योर दैट यू नो द डिफरेंस वेरी वेल। देन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, कंजर्वेशन में सस्टेनेबल, मैंने कहा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से पता रहना चाहिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग में किस चीज़ पे मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड करती है, इसमें केस स्टडीज दी है, आपको याद रखना है कैसे कहाँ कहाँ रॉ मटेरियल मिलता है, लेबर कहाँ है, मार्केट कहाँ है, पावर कहाँ है, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ट्रांसपोर्टेशन कनेक्टिविटी कहाँ कहाँ है, लेबर का मतलब वहाँ पे लोग तो रहने चाहिए ना आसपास, ठीक है। अगर वर्कर्स रह रहे हैं तो उनके रहने का इंतज़ाम रहना चाहिए। अगर बहुत दूर अगर फैक्ट्री बन गई, फैक्ट्री अगर बनानी है क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेगी, पहली चीज़ तो वहाँ पे उसके रिसोर्सेज हो, रिसोर्सेज है मतलब वहाँ पे उसके रॉ मटेरियल है, अगर रॉ मटेरियल है तो उसका एक्सट्रैक्शन वगैरह के लिए मशीन्स लगेगी, मशीन लगने के लिए क्या होगा, पावर लगेगा, लेबर लगेगा, मतलब लेबर भी रहना चाहिए आसपास। अगर हम मैन पावर देख रहे हैं तो दे शुड हैव दी एक्सेस टू इट, तो एक्सेसिबिलिटी रहनी चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। अब बना लिया, प्रोडक्शन हो गया, उसे मार्केट में कैसे देंगे, दूर अगर बहुत रहा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा ट्रांसपोर्टेशन में, सो मार्केट शुड बी क्लोज। केस स्टडीज किसकी है, आयरन एंड स्टील, जमशेदपुर, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। अब इस चीज़ के कारण इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कैसे होता है, देखो एक क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ पोल्यूशन कॉज्ड बाय इंडस्ट्रीज, तो बहुत बच्चों ने यहाँ पे ये लिखा था कि हाउ टू रिड्यूस पोल्यूशन, बट यहाँ पे क्या पूछा है, द इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, ठीक है। तो इसके क्या क्या रहेगा, स्क्रब्स लगाएंगे, याद आ रहा है कि हम कैसे उसमें उसका इफेक्ट कम करें, ठीक है। ये चीज़ का इफेक्ट एयर में और वाटर में कैसे होगा, देखो फैक्ट्री से जो पानी निकलता है वो काफ़ी टेम्परेचर का रहता है, काफ़ी हाई टेम्परेचर का रहता है, अगर वो पास की अगर नदी में अगर हमने निकाल दिया उससे क्या होगा, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी डिस्ट्रक्ट होगी, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी है। लाइफलाइन, नेशनल इनकम, ये नेशनल इकोनॉमी, ये वाला चैप्टर आपका बेसिकली मैप वर्क के लिए आता है। नाउ कमिंग टू दी सिविक्स पार्ट, सिविक्स में क्या होगा, ओके अभी तक हमने किसका देखा है, हिस्ट्री का देख लिया है, ज्योग्राफी का देख लिया है। नाउ वी आर लुकिंग एट दी चेक पॉइंट फॉर योर सिविक्स, ठीक है। सिविक्स में क्या ध्यान देना है, अब देखो पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग में क्या ध्यान देना है, दो कंट्रीज की एग्जांपल है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। एक तरफ एथनिसिटी का डाइवर्शन होने के कारण क्या किया, क्या होता है, अकोमोडेशन ऑफ पावर शेयरिंग कैसे होगी कि दो टाइप के लोग हैं मेजरली, फ्रेंच स्पीकिंग, डच स्पीकिंग, किसकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, डच स्पीकिंग, लेकिन मेजॉरिटी पावर किसके हाथ में, फ्रेंच स्पीकिंग। वाई, बिकॉज देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन के वक्त या उस वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण बहुत सारे लोग माइग्रेट हो गए, ठीक है। अब when they migrated, when they went to the different city, different countries, there they resided। अब इस चीज़ के कारण यहाँ पे पावर शेयरिंग क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अलग अलग लोगों में डाइवर्सिटी है, पावर जिसके पास ज़्यादा है उनके पॉपुलेशन कम है, लेकिन जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा है उनके पास पावर नहीं है, और देयर आर डिफरेंट पीपल एज वेल, जर्मन स्पीकिंग वगैरह भी, है ना। तो आपको ये समझना है। अब इस चीज़ के बाद क्या करते हैं ये लोग, what they do is they come up with a different government, that is community government, ठीक है। कम्युनिटी गवर्नमेंट के कारण क्या होगा, इन्हें अलग अलग परसेंटेज मिलेंगे कि सेंट्रल में कितने लोग रहेंगे, यहाँ पे उनका इक्वल है 50-50, लेकिन कम्युनिटी गवर्नमेंट लैंग्वेज बेसिस पे अपनी अपनी कम्युनिटी के हिसाब से दे कैन फॉर्म द गवर्नमेंट। अब लेकिन श्रीलंका में क्या होता है, यहाँ पे जो मेजॉरिटी में कम्युनिटी है they even declare their particular language as the official language, ठीक है, जिस चीज़ के कारण it led to the civil war। सिविल वॉर क्या होता है, कंट्री के अंदर ही दो टाइप के लोग हैं यहाँ पे, तमिल स्पीकिंग एंड सिन्हालीस, ठीक है। अब इस चीज़ के कारण क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट, लेकिन यहाँ पे पावर शेयरिंग एस्टैब्लिश हुई नहीं,
दैट्स वाई अकोमोडेशन एंड मेजोरिटेरियनिज्म दोनों चीजें हैं. अब फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, एक है हॉरिजॉन्टल. हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है एंड वर्टिकल का मतलब क्या है. हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल. ठीक है. अब हॉरिजॉन्टल में क्या होगा कि जो अलग अलग ऑर्गन्स रहेंगे गवर्नमेंट के, दे विल हैव पावर, लेकिन देर विल बी नो कंपैरिजन कि इनके पास ज्यादा है इनके पास ज्यादा. दे आर एट द सेम लेवल बट डिफरेंट डिपार्टमेंट. वर्टिकल में क्या होगा, एक के नीचे एक. ठीक है. यहीं से हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा फेडरलिज्म. तो वापस है पावर शेयरिंग में कम्युनिटी लेवल पे क्या क्या पावर्स रहेगी, पॉलिटिकल पार्टीज में क्या क्या पावर्स रहेगी. अब यहीं पे ही हमारे प्रेशर ग्रुप्स कैसे रहते हैं, ये हमें दोनों चैप्टर में देखने मिला है. प्रेशर ग्रुप्स मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी है तो इट कैन बी बेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर रिलीजन. ठीक है. लेकिन प्रेशर ग्रुप्स कैसे रहेंगे, दिस विल बी बेस्ड ऑन द बैकग्राउंड कि वेयर दे आर वर्किंग. जैसे कि अगर कहीं पे कोई स्टूडेंट रिलेटेड अगर या एजुकेशन रिलेटेड अगर कुछ डिसीजन लेना है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग साथ आए तो कौन रहेंगे, स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स का क्या बनेगा, एक यूनियन या एक ग्रुप फॉर्म होगा. सो दिस विल बी द प्रेशर ग्रुप. अगर मेडिकल फील्ड से रिलेटेड अगर कुछ नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स के बन सकते हैं यूनियन. तो दिस विल बी द प्रेशर ग्रुप. ठीक है. नेक्स्ट फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या होता है, जहाँ पे डिविजन्स ऑफ पावर होगा. सिर्फ यूनियन मतलब सेंट्रल, सेंट्रल मतलब द नेशनल लेवल गवर्नमेंट, उसके बाद आएगी स्टेट लेवल, स्टेट लेवल के बाद लोकल. ठीक है. अब फेडरलिज्म के चलते क्या होगा, द यूनियन गवर्नमेंट विल बी शेयरिंग पावर विद द अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एज वेल. तो यहाँ पे आता है डुअल गवर्नमेंट सिस्टम, डिविजन ऑफ पावर्स. ठीक है. इंडिया में कैसे है, यूनियन, स्टेट एंड लोकल. तो इसके कारण 3 लिस्ट निकलती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट. आपको देखना है, आपके MCQ में आ सकता है ये चीज़ कि डिफेंस इज अंडर विच पर्टिकुलर लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. अब एक 4th पॉइंट डाल सकते हैं, नन ऑफ द अबव या ऑल ऑफ द अबव, या कोई अजीब सा नाम दे देंगे जैसे कि फॉर एग्जांपल जो लिस्ट में भी नहीं रहता है, हो सकता है लोकल लिस्ट बोल देंगे. ठीक है. अब यहाँ पे आपको MCQs ऐसे आ सकते हैं. नाउ डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो सेंट्रलाइजेशन मतलब एक तरफ पावर मिल रही है सेंट्रल में, सेंट्रल यूनियन में. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब सेंट्रल पावर इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड. दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन, जिसी के चलते हमारे अंडर 2 गवर्नमेंट्स बनती है, एक पंचायती राज और एक है अर्बन. अर्बन में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, पंचायत में क्या रहेगा, हु विल बी द हेड, सरपंच. लोकल गवर्नमेंट्स में जो कि अर्बन में रहेगा द मेयर्स. ठीक है. फेडरलिज्म में ये समझना है. नाउ डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी तो आपका डिलीटेड है. जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. अब देखो तीनों में आपको रिलेट करना है पॉलिटिक्स से. ठीक है. पॉलिटिक्स से कैसे रिलेट करोगे, जेंडर में कैसे डिस्क्रिमिनेशंस होते हैं, सोसाइटी में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, क्या क्या स्टेरियोटाइप्स है, ये समझना है. दूसरी चीज, जेंडर के इक्वालिटी के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, व्हाट मेजर्स डिड द गवर्नमेंट has taken, they has taken in the past as well as अभी भी चल रहा है कि what are the changes. रिजर्वेशंस की बात आ जाएगी. रिजर्वेशंस लेकिन कौन से, द रिजर्व्ड सीट्स फॉर वुमेन इन द हाई हायरार्कियल पोजीशंस इन पॉलिटिक्स. ठीक है. कि इतने इतने परसेंटेज, आपको इतने इतने नहीं लिखना है, आपको एग्जैक्ट परसेंटेज लिखना है. एंड यू नीड टू गो थ्रू दिस. ठीक है. यू नीड टू रिमेंबर दिस, लुक इनटू इट, तो याद रहेगा आपको. कितने परसेंटेज की सीट्स, 1/3, 1/4 कितनी है, लुक इनटू इट. ठीक है. अब वुमेन पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ाएंगे हम लोग पॉलिटिक्स में, देखो तीनों का रिलेशन हमें पॉलिटिक्स से करना है. पहले हम लोग डिस्क्रिमिनेशन लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे क्या रिफॉर्म्स आए हैं. देन रिलीजन, रिलीजन के लिए क्या रहेगा कि कास्ट रिलीजन में पॉलिटिक्स कैसे आता है, या पॉलिटिक्स के थ्रू हाउ वी आर ट्राइंग टू मेक ऑल रिलीजन इक्वल इन द सोसाइटी. ऑल रिलीजन इक्वल का मतलब किस वे में
कि एवरीवन इज हैविंग इक्वल राइट्स, ठीक है। अब जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है देयर इज अ बैन ऑन डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर कैटेगरी, नो किसी भी बेसिस पे वी कांट डू डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, कास्ट, रेस, राइट। तो यहीं पे बात आती है ये। दूसरा सेक्युलरिज्म, इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, जो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है, हमारी फंडामेंटल राइट है ना। तो ये सब चीज़ें आती है रिलीजन के अंडर कि सेक्युलरिज्म कैसे है इंडिया में, एंड उस चीज़ के लिए हमारे पास जुडिशरी है, तो ताकि अगर किसी के ऊपर रिलीजन के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होता है तो हम लोग उनके लिए उनके साथ सपोर्ट में खड़े रह सकते हैं ताकि वो डिस्क्रिमिनेशन उन पे ना हो, ठीक है। तो इंडिया का जुडिशरी सिस्टम भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी बैन है डिस्क्रिमिनेशन पे, एंड साथ ही साथ देयर इज नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है कास्ट, कास्ट इन पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इन कास्ट। इसका मतलब क्या है कि कास्ट के बेसिस पे पॉलिटिक्स कैसे की जाती है, कास्ट के बेसिस पे किस वे में कुछ पॉलिटिशियंस उसी कास्ट कम्युनिटी से वोट्स लेते हैं, साथ ही साथ पॉलिटिक्स में कास्ट को कैसे इन्वॉल्व करेंगे ताकि इक्वालिटी बनी रहे, ठीक है। तो हमारे पास है रिजर्वेशंस, तो रिजर्वेशन पॉलिसीज, इसके लिए क्या क्या एक्शन लिए गए हैं इसकी बात करेंगे। डन। नाउ पॉलिटिकल पार्टीज, सबसे पहले तो आपके इसमें पुराना सिलेबस भी है और एक रिन्यूड भी है, तो आपको ध्यान देना है 6 मेजर है। कौन से जिसको जो पॉलिटिकल पार्टीज आपको पढ़नी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, देन CPIM, ठीक है, NCP और ऑल ऑफ दीज एंड आप, ठीक है। ये सारे ही पॉलिटिकल पार्टीज आपको याद रखना है। पहला, उनका फॉर्मेशन कब हुआ, इनके थॉट प्रोसेस क्या है, आप उनके लीडर का भी नाम लिख सकते हो, जो करंट है वो भी लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा लेकिन द करंट लीडर्स आर, ठीक है। नहीं तो फाउंडर्स एंड लीडर्स दोनों में सेम लिख दोगे तो इट विल बी अ वेरी रॉन्ग आंसर, ठीक है। अब इसमें पॉलिटिकल पार्टीज क्यों इम्पोर्टेंट है, कितने पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ, 1 पार्टी, 2 पार्टी, मल्टी पार्टी, ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या है। उसी के बाद आपको ये लिखना है कि इंडिया में अलग अलग पार्टी सिस्टम क्यों चलता है, क्योंकि हमारे पास देखो बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, हमारे पास बहुत सारी कम्युनिटीज़ है, लैंग्वेज के हिसाब से भी बहुत सारे डिविजन्स है, कम्युनिटीज़ के हिसाब से भी बहुत अलग अलग कम्युनिटीज़ है, बहुत सारे रिलीजन, मल्टी रिलीजियस कंट्री है हमारी, राइट। तो अगर हमें हर किसी की बात सुननी है, हर किसी के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है, हर किसी की राइट उन्हें देना है, तो क्या करना पड़ेगा, हर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी से लोग उनको रिप्रेजेंट करने के लिए रहने चाहिए। दैट्स वाई पॉलिटिकल पार्टीज हमारे यहाँ इतनी सारी है, ठीक है, एंड दिस इज वाई वी नीड इट एज वेल, वाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। ये मेजर क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर चैप्टर से। नेक्स्ट मेजर क्वेश्चन क्या रहेगा कि व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। पहला क्या रहेगा, डेमोक्रेसी है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए डेमोक्रेसी बनाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज है, गवर्नमेंट बनाने के लिए, सॉरी। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज बन रही है उनमें इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, वोटिंग, वो लोग वोट होके तो जीत रहे हैं, लेकिन उनके इंटरनल पार्टीज में वोटिंग के थ्रू पीपल सिलेक्ट हो रहे हैं क्या, मेंबर्स सिलेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं। तो टिकट्स का जो शेयर, टिकट क्या होता है, टिकट ऑफ अ पार्टी, कि उस पार्टी में यू आर अ मेंबर, ठीक है। जो उस पार्टी का लीडर रहेगा या उन्होंने अगर किसी को डेलीगेट की है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो वही लोग सिलेक्ट कर पाएंगे कि टिकट किसके पास जाएगा। तो टिकट के लिए एलिजिबिलिटी, या डेमोक्रेसी में जो फर्स्ट एसेंस है डेमोक्रेसी का, कि वोट के थ्रू पीपल आर टेकिंग द चार्ज, टेकिंग द डिसीजन, वैसे ही इंटरनली हो रहा है क्या, नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द चैलेंज। देन मसल पावर, जिसके पास ज़्यादा मसल पावर है ना, उनके पास ज़्यादा जिसके मसल पावर रहेगा, मनी पावर रहेगा, जिसके कारण दे कैन इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब इसके लिए रिफॉर्म्स क्या आ सकते हैं, देखो 2 टाइप के रिफॉर्म्स है, एक जो आ चुके हैं, दूसरे ये जो सजेस्टिव है, ठीक है, इसीलिए वो 2 टॉपिक है आपके बुक में।
देन नेक्स्ट क्या है, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी में यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने अभी तक जितना भी सिविक्स में पढ़ा है ये वो सबका एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। क्या रहेगा, पहली चीज डेमोक्रेसी क्या है, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का आपको लिखना पड़ेगा, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब इस चीज के कारण हाउ आर वी एक्सरसाइजिंग डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री, ये पहली चीज होगी। दूसरी ये कि अगर कौन से एस्पेक्ट में डेमोक्रेसी डेवलपमेंट ला रही है, तो यहाँ पे मेजर कंपैरिजन है डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी का, ठीक है। तो हाउ डेमोक्रेसी इज बेटर देन डिक्टेटरशिप, एंड इफ इट इज बेटर हाउ हाउ अंडर द डिक्टेटरशिप द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज हाई, ठीक है। ये चीज आपको समझनी है, क्योंकि डिक्टेटरशिप में क्या होगा, दे विल फोकस ऑन डेवलपमेंट। व्हाई, एक सिंपल सा एग्जांपल लो, पब्लिक फैसिलिटीज है, प्राइवेट फैसिलिटीज है। अगर पब्लिक फैसिलिटीज है मतलब किसके अंडर है, गवर्नमेंट, प्राइवेट है मतलब इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस। प्राइवेट कंपनीज का फोकस किस पे ज्यादा रहेगा, पब्लिक वेलफेयर पे रहेगा या प्रॉफिट पे रहेगा, प्रॉफिट पे रहेगा, राइट। दैट्स वाई पब्लिक वेलफेयर के लिए पब्लिक फैसिलिटीज गवर्नमेंट के अंडर रहती है चीजें, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप काइंड ऑफ ऐसा ही है, ठीक है। डिक्टेटर विल थिंक अबाउट हिम एंड गेनिंग मोर एंड मोर पावर, एंड इफ यू वांट दैट द एंटायर पावर of the particular country, he is in control of the people, ठीक है, sorry, he is controlling the people, he is controlling everything related to the infrastructure development, he will focus on development, right। that's why dictatorship के अंदर हमने डेवलपमेंट ज़्यादा देखा है। ये एक आपके इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहे, बिकॉज आई एम जस्ट क्विकली गिविंग यू द चेकलिस्ट एंड आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस कि आपके दिमाग में ये क्वेश्चंस आने चाहिए एंड यू शुड नो द आंसर, ठीक है। तो वाई डिक्टेटरशिप इज बेटर, और इज इट बेटर, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ यू आर एबल टू सी डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इन डिक्टेटरशिप, डू यू थिंक इट इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन उसके साथ क्या नहीं रहेगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल गई लेकिन सेफ्टी है, सिक्योरिटी है, इक्वालिटी है, डू वी हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, नो। हिस्ट्री इज द प्रूफ, है ना, जितने बार डिक्टेटरशिप हुई है, जितने बार डिक्टेटर्स आए हैं, लोगों के राइट्स उनसे छीने गए हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, द डिक्टेटर विल थिंक व्हाट ही इज डूइंग इज द एब्सोल्यूट करेक्ट वे, मेथड, बट इज दैट सो, नो। सो दिस इज व्हाट इट इज। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट, देखो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दोनों में पॉइंट सेम हो सकता है। जैसे मेरिट्स में जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी में मल्टी लेवल डिसीजन मेकिंग होती है, तो ये अच्छी चीज़ है क्योंकि सब लोगों की सलाह लेने के बाद एक डिसीजन लेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम इट इज़ स्लो, ठीक है। सो ये आपका क्या हो गया, डीमेरिट। मेरिट क्या है कि सबके डिसीजन सुनने के बाद आखिरी आउटकम रहेगा, सब लोगों से ओपिनियन लेने के बाद रहेगा, लेकिन उसी का डिसएडवांटेज क्या है, स्लो। अब एक तरफ हमें एक एब्सोल्यूट पावर किसी के पार्टी के हाथ में नहीं देनी है, किसी इंडिविजुअल को नहीं देनी है, जिस चीज़ के कारण वी आर हैविंग द साइकिल ऑफ एवरी 5 ईयर वी विल बी डूइंग द वोटिंग, वी विल बी डूइंग द इलेक्शंस। लेकिन इस चीज़ के कारण अब डीमेरिट क्या रहेगा, इनस्टेबिलिटी, कि जैसे तैसे अगर कोई सेट हो रहा है 5 साल में, अगर उन्हें वो हम पे है ना कि हम अगर उन्हें इलेक्ट करें ना करें, अब फिर से नहीं बनेगी गवर्नमेंट अगर हमने उन्हें इलेक्ट नहीं किया, तो देयर इज चेंज, कांस्टेंट चेंज, विच इज ऑल्सो इन मेरिट। वाई, एक एब्सोल्यूट पावर नहीं बन रहा है एक पार्टी के पास, लेकिन इट इज ऑल्सो इन डीमेरिट। वाई, बिकॉज देयर इज इंस्टेबिलिटी। अब ऐसे ही आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स निकालने हैं बेस्ड ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। चैलेंजेस क्या रहेंगे, करप्शन है, ठीक है, इनएफिशिएंसी क्यों है, क्योंकि चेंज ऑफ पार्टीज हो रहा है, साथ ही साथ क्या हो रहा है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग है, अब अगर किसी के पास ज्यादा ये है, इन्फ्लुएंस है, दे विल गेट इलेक्टेड, तो नए जो लोग हैं
जो नई पार्टीज फॉर्म करना चाहते हैं, इलेक्शन में लड़ना चाहते हैं, उन्हें चांस नहीं मिल पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है, आपको पढ़ना है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट सिविक्स। अब व्हेन वी आर कमिंग टू इकोनॉमिक पार्ट, इकोनॉमी यूजुअली बहुत से स्टूडेंट्स को ईजी लगता है। ईजी क्यों लगता है? इट इज़ लॉजिकल एंड यू कैन राइट। अब लॉजिकल के चक्कर में आपको ये नहीं करना है कि आपको ये सब स्किप करना है। डेवलपमेंट में क्या क्या रहेगा? लिटरेसी रेट, ठीक है, मोर्टालिटी रेट, ओके, लिटरेसी रेट में कौन से कितने साल के बच्चे आएंगे, पर कैपिटा इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी कैसे करें। देखो इकोनॉमिक का मैं बहुत शॉर्ट में ले रही हूँ अभी, ठीक है। देन कमिंग टू द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्टर्स। पहले कौन सा ज्यादा सेक्टर बड़ा था और अभी कौन सा है? ज्यादा जीडीपी किस में आ रहा था और अभी किस में आ रहा है, ये आपको समझना है। ज्यादा लोग एम्प्लॉयड किस में थे? प्राइमरी में थे, टर्शियरी में थे पहले। अभी किस में है? प्राइमरी में ही है, लेकिन टर्शियरी में स्टिल जीडीपी सबसे ज्यादा किससे इफेक्ट होती है? टर्शियरी, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप्स, डिस्गाइज्ड, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये सब का डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। और एक एग्जाम्पल याद रख लो, अगर डिस्गाइज्ड है तो कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे। एंड टाइम पे एग्जाम में याद अगर नहीं आता है, यू विल राइट एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड, जिसके कारण चांसेस है दैट विल बी अ रॉन्ग एग्जाम्पल। सो ऑलरेडी प्रिपेयर करके रखो इसका एग्जाम्पल। देन मनी एंड क्रेडिट। मनी एंड क्रेडिट में व्हाट इज मनी? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ करेंसी, मॉडर्न करेंसीज। पहले किस वे में मनी था और अभी क्या है? बार्टर सिस्टम पहले अगर था तो अभी क्या है, ठीक है। अब मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ करेंसी में क्या क्या आ जाएगा? चेक, ठीक है। हाउ चेक कैन रिप्लेस नोट्स, हाउ चेक कैन रिप्लेस मनी, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। सो ये सब के डिफरेंसेस आपको समझने हैं। देन इवोल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम बार्टर टू करेंसी, ये सब के डिफरेंस आपको आने चाहिए। चेक क्या होता है? उसे हम लोग मिनिमम इंटरैक्शन से कैसे एक बैंक से दूसरे बैंक में दे सकते हैं, यू शुड नो दिस। अब SHGs, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, हाउ, इस पे ना अगर शॉर्ट नोट आता है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कौन बनाता है, कितने मेंबर्स रहते हैं, किसका एम्पावरमेंट हो रहा है इससे। एंड अगर ये लोगों ने कंसिस्टेंटली अगर अपना ग्रुप तैयार करके अच्छे से विद अ वेरी गुड क्रेडिट हिस्ट्री, दे कैन गेट लोन अप्रूवल फ्रॉम द बैंक एज अ होल ग्रुप। तो ये सारे पॉइंटर्स आपको समझने हैं। देन है ग्लोबलाइजेशन। देखो ग्लोबलाइजेशन में क्या करना है, ग्लोबलाइजेशन समझो, इसके इफेक्ट्स, मतलब इसके कौन से फैक्टर्स है दैट इफेक्ट्स ग्लोबलाइजेशन, फैक्टर्स अनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन, इसमें आपको ये आना चाहिए। देन लास्ट टॉपिक इज G20 जो इसमें दिया गया है। देखो MNC वगैरह का रोल क्या है, ये सब बहुत शॉर्ट में पढ़ो क्योंकि इसके स्किप्ड है सेक्शंस, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे कि फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, ये सब फॉरेन दिस इन्वेस्टमेंट प्लान्स कैसे चलते हैं, ठीक है, ये सब में आपको पता रहना चाहिए। इससे रिलेटेड ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है इसमें, तीन ही है। ग्लोबलाइजेशन, इट्स मीनिंग हाउ इट इज अफेक्टिंग अ नेशनल इकोनॉमी। सेकेंड, फैक्टर्स अनेबलिंग ग्लोबलाइजेशन एंड G20। G20 में क्या याद रखना है, कब इसका फाउंडेशन हुआ, कितने मेंबर्स हैं, इंडिया ने भी पार्टिसिपेशन लिया था, राइट, वी होस्टेड वन ऑफ द G20 इवेंट। कब किए थे, कहाँ किए थे, दिल्ली, राइट, ये सब आपको याद रखना है G20 में। देन कंज्यूमर राइट्स तो है नहीं। सो ऑल इन ऑल दिस इज योर चेकलिस्ट फॉर योर सोशल साइंस। आई होप दिस हेल्प्स। सो हियर इज आवर chapter wise map work. So nationalism in India, what will you remember? The Congress sessions, ठीक है, कांग्रेस सेशंस नागपुर, मद्रास, कलकत्ता। कलकत्ता में कोलकाता मत लिखना, कलकत्ता लिखना है, ठीक है। सबसे पहले कौन सा होता है, सितंबर 1920, देन नागपुर दिसंबर 1920 एंड मद्रास 1927। देन प्लेसेस ऑफ इम्पोर्टेंस कौन से है, सबसे पहले कहाँ की बात करेंगे। पहले तो देखो कि सत्याग्रह कहाँ हुए हैं। सत्याग्रह कहाँ हुए, चंपारण, दैट वाज इंडिगो प्लांटर्स,
अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स, खेड़ा दैट वाज दी पेजेंट सत्याग्रह, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रोलेट सत्याग्रह के कारण जलियांवाला बाग इंसिडेंट जो कि होता है अमृतसर में। देन दी डांडी मार्च, डांडी क्यों हुआ? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का स्टार्ट कहाँ से हुआ? साबरमती से डांडी, ठीक है। नेक्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, आई होप यू ऑल हैव दिस पर्टिकुलर स्लाइड। नाउ यहाँ पे याद रखो कि फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल पे अगर आता है, यू कैन सी द डार्क ग्रीन कलर्ड, आपको सिर्फ ऊपर का पार्ट अगर नहीं किया और ईस्टर्न साइड आपने नहीं किया, सिक्किम को नहीं किया, यू विल नॉट स्कोर फुल, यू माइट गेट हाफ मार्क आउट ऑफ 1। तो पूरा ही करना है। जैसे ब्लैक सॉइल पूरा करो, इवन इन द प्लेसेस इन गुजरात, ठीक है। सो मेमोराइज दिस। देन वाटर रिसोर्सेज, दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस। ये आपके सिलेबस, मैप वर्क आइटम्स के सिलेबस में दिया है, ठीक है। सो दिस इज तहरी, राणा प्रताप सागर। अब देखो ये सब के नाम जब याद करोगे, कैसे करोगे? शॉर्ट में पहले तो नाम पूरे याद कर लो, डोंट लुक एट द लोकेशन, ये कहाँ का है, सबके नाम याद कर लो। फिर नेक्स्ट, हर एक कहाँ है, मैप पे नहीं, स्टेट वाइज, ठीक है। जैसे राणा प्रताप सागर कहाँ पे है? राजस्थान। सरदार सरोवर गुजरात, ठीक है। नागार्जुना सागर कहाँ पे है? तहरी कहाँ है? आर यू एबल टू सी? हीराकुड कहाँ है? भाखरा नंगल, वेयर इज इट? विच स्टेट? ठीक है। सो अब आपने एक बार नाम विथ स्टेट याद कर लिए। नाउ लुक एट द लोकेशन। आपको पूरे नाम याद हो जाने चाहिए। देखो कितने हैं टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8, देयर आर 8। याद करो, ट्राई टू राइट। 8 में से हो सकता है आपको सिर्फ 5 आए, बाकी के 3 नाम ही याद नहीं आए, वापस लर्न करो। एक टाइम के बाद आपको 8 के 8 याद रहेंगे। वंस यू नो दैट यू हैव रिटन डाउन द लिस्ट ऑफ ऑल 8 आइटम्स, देन लुक एट वेयर दे आर लोकेटेड, ठीक है। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर, कहाँ कहाँ क्या मिलता है? शुगर केन उत्तर प्रदेश, टी आसाम, देन जूट वेस्ट बंगाल, कॉटन गुजरात, कॉफी कर्नाटका एंड रबर केरला। यू पहले तो आप लोग ये याद रखो कौन से स्टेट कहाँ है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेक द मिस्टेक, छत्तीसगढ़ कहाँ है? दे विल समवेयर ऑन द वेस्ट साइड दे विल मार्क, ठीक है। फर्स्ट रिमेंबर विच स्टेट्स आर लोकेटेड वेयर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज राइस प्रोडक्शन, ये आपके बुक्स में भी दिया है। देन वीट प्रोडक्शन, सेम इज गिवन। देन मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। नाउ यहाँ पे आपको कैसे देखना है? जगह याद करो, नाम याद करो। पहले तो नाम याद करो, कितने हैं? कोल माइल्स कहाँ कहाँ हैं, कौन से हैं, नाम याद कर लो। 4 है, चारों के नाम लिख के करो। नेक्स्ट चीज क्या देखोगे? ये वाला कहाँ है? देन झारखंड देखो, वेस्ट बंगाल में कौन सा है। देन सब होने के बाद नाम विद स्टेट अगर याद हो गया, देन सी द लोकेशन, ठीक है। सेम विथ एवरी मैप हियर। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स कहाँ है? 4 दिए हैं। थर्मल प्लांट्स 3 है। नाम याद करो, नाम विद स्पेलिंग लिख के, ठीक है। गिव फ्यू आवर्स फॉर मैप वर्क ओनली। देन दिस गोज फॉर द सेम थिंग। देन कमिंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल्स कहाँ कहाँ है? आयरन स्टील प्लांट्स कहाँ है? नाम याद कर लो पहले, फिर बाद में स्टेट देखो, देन सी द लोकेशन। मैप पे थर्ड स्टेप पे आना है। पहले नाम याद करो पूरे लिख के, जब पूरे हो गए उसके आगे देखो कि ये कौन से स्टेट के हैं। जब सब ये चीजें याद हो जाए, देन गो टू द मैप एंड सी वेयर दे आर लोकेटेड, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेक पार्क्स, ठीक है, ये सब भी है। देन द लास्ट वन आपके सी पोर्ट्स कहाँ कहाँ है, ठीक है। सबसे पहले नाम याद करोगे, फिर लोकेशन मतलब स्टेट, देन गो टू द लोकेशन। देन इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स कौन से? प्लीज पॉज द वीडियो एंड यू कैन लुक इनटू इट, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज आई हैव गिवन द लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स गिवन बाय द बोर्ड, ठीक है, जिसमें सभी के नाम आ जाएंगे। आपको बस यही नाम याद रखने हैं, यहीं से आएंगे आपके मैप वर्क आइटम्स।
I hope this is clear. I hope this works. This is a quick video on this. All you need to do is understand where everything is located. First, memorize the name, then memorize the state, then you will look at the location. Once you do this, you will be able to do the map work very correctly.